हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ वेद और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एमसीक्यू का एक सीरीज़ लेकर के। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो है मनी सप्लाई एंड आईएसएलएम। तो ये दो टॉपिक हैं, इनके ऊपर मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा आज। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सवाल को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद का दिमाग लगाइएगा, फिर सवाल करिएगा। एक बात और, आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा आईएसएलएम और मनी सप्लाई का तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसको देखे बगैर आपको ये सेशन कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो पहले वो सारी वीडियो देख लीजिए। वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ क्लिक करिएगा, वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। ठीक है, उसके बाद ये एमसीक्यू करिएगा आप। एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको एमसीक्यू क्यू करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल अभी तुरंत मैं करा दूंगा। इस वीडियो के में बीच में ही मैंने उस पीडीएफ का पासवर्ड दे रखा है, तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। बीच में कहीं मैंने पासवर्ड दिया है, नोट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा, फिर देखिएगा। जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है उस पीडीएफ में सिर्फ सवाल हैं, और अभी जो मैं आपको सेशन करा रहा हूँ इस सेशन में सवाल के साथ साथ सारे सॉल्यूशन भी हैं। ठीक है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला सवाल है, विच ऑफ इट इज़ नैरो मनी? इनमें से कौन नैरो मनी है, ए बी सी डी या ई? आंसर इसका है डी, M1 एंड M2 आर नैरो मनी। सवाल नंबर 2, M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी बिकॉज ए बी सी डी या ई? बताओ बताओ। इसका आंसर है डी। आंसर है इसका डी। ठीक है, देयर क्वांटिटी इज लेस and the broad their quantity is less than broad money and it has a narrow view about the money। जो नैरो मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो व्यू इस्तेमाल किया गया है उसमें ये सिर्फ कहा गया है कि उस तरीके के मनी को हम काउंट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, उस तरह के मनी को काउंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लिक्विड तो मनी, उस तरह की मनी तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, मोस्टली जो होती है वो लेस लिक्विड मनी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मनी का एक हमने नैरो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, नैरो व्यू अपनाया है मनी के बारे में। दिस इज़ वाई ऑप्शन डी होगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ इट इज़ ब्रॉड मनी? M0, M4, M0 एंड M3 या बी एंड डी? आंसर होगा इसका बी एंड डी, यानी कि M3 एंड M4 इनको कहा जाता है ब्रॉड मनी। M3 and M4 are called broad money because it is less liquid of all. B, it has a broader base. C, it has a broader concept of money। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ई। ठीक है, ब्रॉड मनी जो सबसे सबसे कम लिक्विड होती है, ब्रॉड मनी का बेस बड़ा होता है और ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है। तो ए बी एंड सी तीनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ इट इज़ कॉल्ड रिजर्व मनी? रिजर्व मनी किसको कहा जाता है? M3 M4, M0 M3, M1 M2 M0 या फिर नन ऑफ द एबव? आंसर होगा M0। M0 को हम रिजर्व मनी कहते हैं। विच ऑफ इट इज़ नोन एज हाई पावर्ड मनी? इनमें से हाई पावर्ड मनी कौन है? M0, M3 एंड M4, M1 एंड M2, M1 या M2? आंसर इज M0 ए। M0 को रिजर्व मनी भी कहते हैं
और इसको हाई पावर्ड भी मनी भी कहते हैं। हाई पावर्ड इसलिए कहते हैं, चलिए उसके ऊपर आगे सवाल है। आप यहाँ देख सकते हो मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, आरबीआई जो पब्लिश करती है, रिजर्व मनी M0, नैरो मनी M1 M2, ब्रॉड मनी M3 M4। करेंसी विथ पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट विद दी आरबीआई, ये किसके बराबर होता है? इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो ये किसके बराबर होता है? रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M1 या M2? आंसर होगा ए, यानी कि रिजर्व मनी। क्वेश्चन नंबर 8, हाई पावर्ड मनी इज कॉल्ड हाई पावर्ड बिकॉज 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा होगा? इट इज़ मोस्ट लिक्विड, इट हैज़ मोस्ट क्वांटिटी, सेकेंड है इट हैज़ हाईएस्ट वैल्यूएशन, थर्ड है इट हैज़ ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, फोर्थ है इट एक्ट एज ए बेस ऑफ डिपॉजिट एंड क्रेडिट क्रिएशन। कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई? इसका आंसर होगा 4 यानी कि सिर्फ चौथा सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक है। आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो RRR विल रिजल्ट इन, पहला डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, डिक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। कौन कौन सा होगा? 1 and 4, 2 and 5, 1 and 5, 1 and 3 या 4 ओनली? बताओ। इसका आंसर होगा ए, 1 and 4। इसमें से सिर्फ पहला सही है। RR रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर आप अधिक कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा मनी रखनी पड़ेगी। अगर आरबीआई के पास ज़्यादा मनी रखेंगे बैंक, तो लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे ना, कम ही दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगी? घटेगी। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो 1 and 4 आंसर होगा इसका, यानी कि ए। आप यहाँ इक्वेशन से भी देख सकते हो, हाई पावर्ड मनी का इक्वेशन ये है, जहाँ पे कि M है मनी सप्लाई, H है हाई पावर्ड मनी। ये हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी कह सकते हो। तो अगर ये वाली क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? ये वाली क्वांटिटी, ये मनी मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर कम होगा। मनी मल्टीप्लायर अगर कम होगा तो ये जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी? घटेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व इन ISLM कर्व डिनोट्स क्या? ISLM कर्व में सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व जो होता है, यानी कि IS कर्व जो होता है, वो क्या डिनोट करता है? वो पहला मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, थर्ड गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, या फोर्थ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वालिटी। कौन सा होगा? 1 and 2, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, या फिर नोटा? आंसर होगा इसका सी, 2, 3 and 4। मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम नहीं शो करता इन्वेस्टमेंट सेविंग का। ये क्या शो करता है? ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वालिटी शो करता है, गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम शो करता है, और ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इक्वालिटी भी बताता है। 3 चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11, IS कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका? A, B, C, D या E? आंसर इसका होगा ए। आंसर उसको होगा इसका ए। विथ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ेगा। तो आंसर होगा इसका ए।
आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट घटेगी तो आप यहाँ देख सकते हो क्या हो रहा है, ये इनकम जो है बढ़ रही है। ठीक है, दिस इज़ वाई इन्वेस्टमेंट आई एस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट दिया हुआ है एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। एलएम कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विथ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू, बट द एक्सप्लेनेशन इज़ द नॉट द राइट रीज़न। एक्सप्लेनेशन राइट रीज़न नहीं है। बी, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ फॉल्स। एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दोनों गलत हैं, क्या ऐसा है। या फिर स्टेटमेंट, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों सही हैं और जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो राइट रीज़न दिया हुआ है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट रीज़न है उसका। फिर ऑप्शन डी है स्टेटमेंट इज़ ट्रू एक्सप्लेनेशन इज़ फॉल्स। ऑप्शन ई है स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एक्सप्लेनेशन इज़ ट्रू। बताओ इसमें से कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, सोचो, वो बताओ। आंसर होगा ए, स्टेटमेंट भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, बट ये राइट रीज़न नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये रीज़न राइट नहीं दिया हुआ, दोनों फैक्ट दोनों जो हैं वो सही हैं, बट ये राइट रीज़न नहीं दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, क्यों नहीं दिया हुआ वो यहाँ हम समझते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सही कैसे है। आप यहाँ देख सकते हो कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, एलएम कर्व जो है शिफ्ट कर गई है राइट की तरफ। राइट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया है, इनकम बढ़ गई है। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है, बट ये राइट एक्सप्लेनेशन, ये राइट रीज़न नहीं है। राइट रीज़न मैं अभी आपको दिखाता हूँ। राइट रीज़न ये है मनी सप्लाई कांस्टेंट है। मनी सप्लाई कांस्टेंट है, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, बट यहाँ इनकम जैसे ही बढ़ गई ना, इनकम जैसी बढ़ गई वैसे डिमांड फॉर मनी भी बढ़ गई। इस वजह से आप यहाँ देख सकते हो कि ये एलएम कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, डिक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज, पहला एलएम कर्व शिफ्ट टुवर्ड द राइट, दूसरा हायर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, थर्ड एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, फोर्थ लोअर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 and 4, 1 and 2, 3 and 4 या फिर 3 and 2। डिक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज क्या करेगा, तो देखो आप यहाँ देखो, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज़ होगा, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज़ होगा तो एलएम कर्व क्या होगा, एलएम कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, एलएम कर्व शिफ्ट टुवर्ड द राइट वर्ड, और राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, हायर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मनी मार्केट। तो 2 and 3 ही सही है इसमें। तो 2 and 3 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखो जो मैंने पीडीएफ नीचे अपलोड किया हुआ है ना, उसका पासवर्ड ये है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स व्हाट विल हैपन। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करे तो क्या होगा, ए आईएस कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सी इनकम इंक्रीजेस, ऑप्शन डी बी एंड सी, ऑप्शन ई ए एंड सी। आंसर होगा इसका ए एंड सी। जो आईएस कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इनकम डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी अभी देखते हैं हम। अगर टैक्सेस इंक्रीज़ हो, अगर टैक्सेस इंक्रीज़ हो तो डिमांड क्या होगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई प्लस
जी होती है। ठीक है, अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन घट जाएगा, कंजम्पशन घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनकम भी कम हो गई है। तो आप यहाँ देख रहे हो ना आई एस कर्व, ये पहले आई एस कर्व ये था, टैक्स लगाने के बाद क्या हो गया, शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरफ, तो इनकम घट जाएगी। ये इनकम ऐसे यहाँ घट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ना, ये इनकम ऐसे घट जाएगी टैक्स लगाने की वजह से, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और कितने का डिफरेंस आएगा, इतने का। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी तो इसमें से क्या होगा, ए आई एस कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, या फिर ए बी एन सी या बी एन सी। बताओ बताओ, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो गई, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ा तो आई एस कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम ये बिल्कुल होगा, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम बिल्कुल होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बिल्कुल होगा। आप यहाँ देख लो, आई एस कर्व इधर की ओर शिफ्ट हो गया, इनकम बढ़ गई, और यहाँ इक्विलिब्रियम रेट भी देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ये बी एन सी सही है। बी एन सी किस में है, ऑप्शन ई में, तो ऑप्शन ई हो गया राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी जब तक कि जितने मैंने टॉपिक कराए हैं सबका एमसीक्यू जब तक नहीं हो जाता कोई नया टॉपिक मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आप लोग भूल जाओगे, और रिवाइज़ तभी हो पाएगा जब आप सवाल लगाओगे। तो चलो गाइज़ आज के लिए इतना ही, जो आपसे विदा लेता हूँ, चलो फिर टाटा बाय बाय।